हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टारगेट फॉर आईक्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मुहिम चल रही है जहां पे हर वो टॉपिक या हर वो प्रश्न जो आपके यूपी एपीओ के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसके बारे में डिफरेंट फैकल्टीज के द्वारा आपके साथ एक विजुअल फॉर्म के अंदर चर्चा की जाती है, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो उस सवाल को लेकर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आइए इसी चर्चा के दौर में शामिल करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 118 को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी एपीओ के अंदर अगर हम लॉ के पेपर की बात करें तो आपको 4 पेपर देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक सब्जेक्ट है आपका द इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखते हैं तो इसके अंतर्गत आपको लगभग 167 सेक्शंस को देखने का मौका मिलता है, दैट इज कॉल्ड 167 सेक्शंस। ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर यह आती है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का हर एक सेक्शंस अपने आप में महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके अंतर्गत अगर मैं आपके सामने पेश करता हूं धारा 118, तो धारा 118 बात करता है हु मे टेस्टिफाई। अब सवाल यहां पर यह आता है कि टेस्टिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है या टेस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है और टेस्टिफाई किसके द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहां पर समझना होगा कि टेस्टिफाई का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल, जब कभी भी कोर्ट के अंदर एक ट्रायल की प्रक्रिया चलती है तो वहां पर आप देखते होंगे विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है, लाइक उनका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, उनका री एग्जामिनेशन हुआ। और अगर हम इन सारे एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्ट को निकालने की कोशिश करें तो आपको यह पता चलेगा कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू फाइंड आउट द ट्रुथ। यहां पे ये कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि सत्य को ढूंढ कर निकालना, और उसी को ढूंढ के निकालने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम नाम देते हैं टेस्टिफाई। तो यहां पे जब सवाल ये आता है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत या सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी या एविडेंस एक्ट के अंतर्गत क्या कहीं पर भी इस बात का जिक्र किया गया है कि हम फलाने व्यक्ति को तो टेस्टिफाई करेंगे, उसको तो एग्जामिन करेंगे, लेकिन उसको एग्जामिन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। तो जब हम सेक्शन 118 की बात करते हैं तो इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि हम इन कैटेगरीज के लोगों को एग्जामिन करेंगे और इसको एग्जामिन नहीं करेंगे। वहां पर साफ तौर पर लिखा गया है कि ऑल द पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, यानी कि जितने भी व्यक्ति हमारे सामने मौजूद हैं उन सभी को हम टेस्टिफाई करेंगे एंड वी आर बाउंड बाय द लॉ टू टेस्टिफाई देम। लेकिन सवाल यहां पर एक बात का और जिक्र किया गया है कि द कोर्ट कंसीडर्स दैट दे आर prevented from the understanding the questions put to them। अब सवाल यहां पर यह है कि देखिए, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं हम उन सभी को टेस्टिफाई करेंगे और उन सभी को टेस्टिफाई करने के लिए हम तैयार भी बैठे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा एक कंडीशंस भी लगाई गई है। और वो कंडीशंस क्या कहती है? वो कंडीशंस ये कहती है कि एक तरफ हम उन लोगों को टेस्टिफाई करेंगे जो आपके द्वारा बताए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि क्या वो उन सवालों को समझ पा रहे हैं जो सवाल हमारे द्वारा उनके सामने प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम कह सकते हैं कि कोर्ट उन सारे व्यक्तियों को टेस्टिफाई कर सकती है जिन व्यक्तियों के पास एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल होता है, यानी कि वो सवालों को समझ सकते हैं और ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि उनको पता भी होना चाहिए कि उसका क्या बेहतर जवाब होता है। तो आमतौर पे यहां पर जो वर्ड अंडरस्टैंडिंग है ना, ये अकेले नहीं आता है बल्कि अपने साथ साथ ये एक रैशनल लेकर आता है, और रैशनल का मतलब होता है एक दृष्टिकोण, एक नजरिया या एक तार्किक पॉइंट ऑफ व्यू। तो यूजुअली यहां पे 118, मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं, एक तरफ ये सभी व्यक्तियों के टेस्टिफिकेशन की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ यही सेक्शन 118 ये भी कहता है कि हम जिन व्यक्तियों को टेस्टिफाई करना चाहते हैं या हम जिन व्यक्तियों को टेस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं वो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनके पास एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग का लेवल होना चाहिए, यानी कि वो चीजों को उसी सेंस में समझ सके जिस सेंस में हम उनसे उन सवालों का जवाब चाहते हैं। और हम उनसे ये भी उम्मीद रखते हैं कि जब वो उन सवालों का जवाब दें तो प्रॉपर एक तर्क के साथ दें, उसके पीछे एक रीजन हो, यानी कि हवा हवाई में कोई भी बात
नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे अगला सवाल निकल कर आता है कि कुछ तो ऐसे लोगों की कैटेगरीज होगी ना जिनको कि एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो यहां पे आपका जो सेक्शन 118 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो साइलेंट नहीं है। वो ये कहता है कि देखिए हमारे पास इतने क्राइटेरियाज हमने सेट कर दिए हैं। इन क्राइटेरियाज के अंदर अगर हम बात करते हैं टेंडर ईयर्स की, अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीम ओल्ड एज की, अगर हम बात करते हैं बॉडी प्रॉब्लम की, या अगर हम बात करते हैं किसी भी अदर रीजन की वजह से, तो हमें सबसे पहले यहां पर यह देखना होगा कि ये जितने भी क्राइटेरियाज हमारी तरफ से सेट किए गए हैं, क्या इसके अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग और रेशनल का इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इन लोगों को भी एग्जामिन किया जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट those kind of person falls within the purview of tender years of age, extreme old age, any kind of bodily problem, any other kind of causes, it doesn't mean कि हम उनको एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जिन व्यक्तियों को कॉल किया जा रहा है, even though that kind of व्यक्ति falls within the this kind of categories, it doesn't mean we can examine अगर उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है या उनको पता है कि उनको क्या जवाब देना है और उस जवाब के पीछे उनका एक तार्किक दृष्टिकोण है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है, वो आता है लुनाटिक को लेके, और शायद यही वजह है कि इस लुनाटिक के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। यानी कि 118 के पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सिवाय इस वर्ड के लुनाटिक के। तो देखिए लुनाटिक बेसिकली एक प्रकार का दौर होता है। उस दौर में एक व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता होती है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है। तो एक तरफ तो इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है अ लुनाटिक इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, यानी कि एक व्यक्ति जो लुनाटिक के दौर से गुजर रहा है या पीरियड ऑफ लुनासी के दौर से गुजर रहा है, वो इन द आइज ऑफ द लॉ वो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है कि हम उसको एग्जामिन कर सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि इस पीरियड में कोई तो ऐसा वक्त आएगा ना जब इसके ऊपर ये डिजीज हावी नहीं होगी, यानी कि ये वो दौर होता है जब वो व्यक्ति अपनी नॉर्मल मेंटल कंडीशन में होता है। तो हम कह सकते हैं कि इवन दो दैट पर्सन इज लुनाटिक, लेकिन अगर उसका वो नेचर परमानेंट नहीं है, टेम्पररी इन नेचर का है, तो वी हैव टू वेट, हमें उस पल का इंतजार करना होगा जब वो व्यक्ति अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगा। और जैसे ही वो व्यक्ति अपनी नॉर्मल कंडीशन में आता है, चाहे वो फॉर अ मोमेंट ही आए, एंड अगर वो सारी चीजें ठीक ठाक होती हैं तो हम उस व्यक्ति को भी एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम इस लुनाटिक्स को टेस्टिफाई करेंगे, और किस एंगल से कि क्या वाकई में वो उन चीजों को समझ पा रहा है जो हम उनसे सवालों के रूप में कर रहे हैं, और क्या हम जो उससे सवाल कर रहे हैं क्या उन सवालों का वो वही जवाब दे रहा है जो एप्रोप्रिएट जवाब होना चाहिए। अब लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर होता है टेंडर ईयर्स ऑफ एज को लेके। तो इसके अंतर्गत आपका एक प्रीवी काउंसिल का केस है मोहम्मद शुगल वर्सेस किंग 1945 का। यहां पर यह कहा गया है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अ गर्ल एज इज बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स, इट डजंट मीन कि वी कैन नॉट टेस्टिफाई दी गर्ल। यानी कि भले ही यहां पर टेंडर ईयर्स का जिक्र किया गया है, लेकिन इस पूरे के पूरे सेक्शंस पे कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया है कि इतने एज या इतने कम उम्र के लोगों को हम एज अ विटनेस एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। तो टेंडर ईयर्स को लेकर आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि क्या ये 12 साल के नीचे अप्लाई नहीं होगा, क्या ये 7 साल के नीचे वर्क नहीं करेगा, क्या ये 16 और 18 साल के नीचे वर्क नहीं करेगा। ये हर सभी जगहों पे वर्क करेगा। बस कंडीशन ये है कि जिस व्यक्ति से आप सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो कितना भी डेलिकेट हो, चाहे वो कितनी भी कम उम्र का हो, लेकिन अगर उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग और रेशनल की पावर है तो वो इन द आइज ऑफ द लॉ कॉम्पिटेंट विटनेस है। ठीक उसी तरीके से जब हम बात करते हैं एक्सट्रीम ओल्ड एज की, तो एक्सट्रीम ओल्ड एज को भी लेकर यहां पर कोई एज का क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है कि 60 के ऊपर के लोगों को हम एज अ विटनेस एग्जामिन नहीं करेंगे या 65 या 70 के ऊपर के लोगों को हम एज अ विटनेस एग्जामिन नहीं करेंगे। यहां पर भी कहा गया है कि जब तक चाहे हम टेंडर एज की बात करें, चाहे हम एक्सट्रीम ओल्ड एज की बात करें, हमें इन दोनों क्राइटेरिया के अंदर इस बात का एहसास नहीं होता है कि ये ना तो समझ सकते हैं और ना ही उसका एक तार्किक रूप से जवाब दे सकते हैं, तब तक हम इनको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं टेस्टिफिकेशन के नजरिए से। तो ये पूरा का पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एज ए सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए सेक्शन 118 किस बारे में बात करता है। तो
इन सारी चीज़ों को यहीं पर कंक्लूड करते हुए ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि फिलहाल टारगेट फॉर आईक्यू पे यूपी एपीओ से रिलेटेड 2 बैचेस चल रहे हैं, जहां पर डिफरेंट फैकल्टीज के द्वारा लॉ के सब्जेक्ट के बारे में आपके साथ चर्चा की जा रही है। इसके अलावा भी यूपी पुलिस एक्ट का एक सेपरेट बैच चल रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ प्योरली आपका डेडिकेटेड है पुलिस एक्ट के दृष्टिकोण से। तो अगर आप इसके अंदर अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो आप टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी टारगेट फॉर आईक्यू पे टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपको लगता है कि आपको टारगेट फॉर आईक्यू की जरूरत इस दौर पे बिल्कुल भी नहीं है, तो आप टेस्ट सीरीज के अंदर भी अपने आप को एनरोल करा के अपनी तैयारी के लेवल को आप आंक सकते हैं कि क्या आपकी तैयारी एक सही दिशा की ओर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। इसके अलावा टारगेट फॉर आईक्यू टीम की तरफ से हर उस एस्पिरेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई जो अपने आप को आने वाले एपीओ एग्जाम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है और वक्त आ गया है कि आप अननेसेसरी बेवजह की चीज़ों को ना पढ़ें। आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर, आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर के उन सेक्शंस के ऊपर जिनसे सवाल को पूछा गया है। तो आप ये मान के चलिए कि इस साल भी जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसके अंदर भी जो सवाल आएंगे, भले ही वो सवालों के पूछने का प्रारूप कुछ और हो, सवालों को पूछने की दिशा कुछ और हो, लेकिन उनका ज़्यादातर फोकस उन्हीं सेक्शंस पे रहता है जिन सेक्शन से पिछले कुछ सालों में सवालों को पैदा किया गया है। So, thank you so much to all of you for all your love and support to the team of Target for IQ. Thank you so much.